अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के हम लेक्चर में देखेंगे एन्यूरिज्म के बारे में। बेसिकली एन्यूरिज्म क्या होता है? एन्यूरिज्म मतलब कि एबनॉर्मली आर्टरी की कोई डायलेटेशन हो जाए, ठीक है? उसको कहते हैं एन्यूरिज्म। मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा। अब ये एन्यूरिज्म होता क्यों है? एन्यूरिज्म मतलब नॉर्मल आर्टरी जो होती है उसकी जो है वीकनेस कहीं पे हो जाए। अब वीकनेस जो है कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, इसकी वजह से हो सकती है। ओल्डर एज में हो सकती है, ठीक है? क्रोनिक हाइपरटेंशन में हो सकती है, ठीक है? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में हो सकती है। ये क्या करती हैं? ये आर्टरी को वीक करती हैं। अब आर्टरी जहाँ पे वीक होगी वहाँ से जाहिर सी बात है आउट पॉचिंग होगी। अब आउट पॉचिंग उसको कहते हैं एन्यूरिज्म, ठीक है? मैं आपको सबसे पहले नोट्स देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे। अब एन्यूरिज्म क्या है? एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ आर्टरी ड्यू टू वीकनिंग ऑफ वेसल वाल। अब वेसल वाल की वीकनेस की वजह से वेसल की जो है एबनॉर्मली आउट पॉचिंग हो जाती है या डायलिटेशन हो जाती है, उसको कहते हैं एन्यूरिज्म। अब उसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे सेकुलर एन्यूरिज्म जिसको बेरी एन्यूरिज्म भी कहते हैं, और चारकोट बोचर्ड माइक्रो एन्यूरिज्म, ठीक है? ये दो टाइप्स हैं। अब वैसे तो काफ़ी सारे होते हैं, यहाँ पे सर्कल ऑफ विलस में हम दो ही पढ़ते हैं। अब सेकुलर एन्यूरिज्म क्या होता है? ये जो है लार्जर आर्टरीज़ में होता है, और जो है चारकोट बोचार्ड जो है ये स्मॉलर जो माइक्रो वेसल्स होती हैं वहाँ पे होता है, ठीक है? अब सेकुलर एन्यूरिज्म के बारे में पढ़ते हैं। सेकुलर एन्यूरिज्म मतलब कि आर्टरी इस तरह से उसकी आउट पॉचिंग हो जाए जैसे उसका राउंडेड सेक लाइक आउट पॉचिंग मतलब बन जाए, ठीक है? राउंड शेप में आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये इस तरह से अगर एन्यूरिज्म हो जाए इसको कहते हैं सेकुलर एन्यूरिज्म, ठीक है? अब ये क्यों होता है? अब ये मोस्ट कॉमनली जो होता है ये आर्टरी की वीकनेस की वजह से हो सकता है। आर्टरी की वीकनेस जो है ADPKD मतलब कि अक्यूट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। इसमें क्या होता है, कुछ जीन्स की मतलब एबनॉर्मलिटी म्यूटेशन हो जाती है। अब म्यूटेशन जो है वहाँ पे आर्टरी पे भी अफेक्ट करती हैं। अब आर्टरी पे जो अफेक्ट करेंगी उसकी वजह से आर्टरी की वीकनेस हो जाती है। वीकनेस की वजह से वहाँ पे एबनॉर्मली आउट पॉचिंग होगी, या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जैसे एर्लर डैनियल सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम, इनकी वजह से भी सेकुलर एन्यूरिज्म हो सकता है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं, ये करवा सकते हैं, जैसे एडवांस एज में ये हो सकता है, या क्रोनिक हाइपरटेंशन और टैबेको स्मोकिंग। ये बेसिकली ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस आर्टीरियोस्क्लेरोसिस वाले जो रिस्क फैक्टर हैं वहीं आर्टरी को जो है वीक करवाते हैं, इनकी वजह से सेकुलर एन्यूरिज्म हो सकता है। अब ये बंदा किस तरह से हमें प्रेजेंट करता है, डिपेंड करता है ये कौन सी जगह पर इसकी एन्यूरिज्म हो रही है, ठीक है? अगर किसी जगह को कंप्रेस नहीं कर रही तो ये एसिम्प्टोमेटिक होगा। अगर कंप्रेस कर रही है तो ये कंप्रेशन सिम्टम्स आएंगे। अगर वो वहाँ पे रप्चर हो जाती है तो सबरेकनाइड हेमरेज के सिम्टम्स आएंगे। सबरेकनाइड के हेमरेज जैसे थंडर क्लैप, हेडेक वगैरह, ये आपने पढ़ लिया है। इस तरह से बंदा मेरे पास प्रेजेंट करता है, ठीक है? और जो है मोस्ट कॉमनली जो सेकुलर एन्यूरिज्म की जगह होती है, मोस्ट कॉमनली एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में जो होता है ये सेकुलर एन्यूरिज्म होता है। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये होता है ये बायलेटरल जो हैं एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज़ हैं। अब एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज़ को जो कनेक्शन पॉइंट है उनको कहते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अगर इसकी जो है एबनॉर्मली आउट पॉचिंग हो जाए तो उसको कहते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एन्यूरिज्म, जो कि सेकुलर एन्यूरिज्म होगा, ठीक है? अब इसकी वजह से कौन से सिम्टम्स आएंगे? अब इसके करीब होता है ऑप्टिक क्याज्म। मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा। अगर यहाँ पे जो है एन्यूरिज्म हो जाए तो ये ऑप्टिक क्याज्म को जो है ये कंप्रेस करेंगे। ये देखें एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है। अब एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी अगर इसका एन्यूरिज्म होगा तो यहाँ पे जो है ऑप्टिक क्याज्म पड़ा हुआ है इसके करीब, वो इसको जो है कंप्रेस करेंगे, ठीक है? ये दूसरी पिक्चर है, ये देख लें। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के नीचे जो है ऑप्टिक क्याज्म पड़ा हुआ है, ठीक है? ये वही पिक्चर है, ये देखें ऑप्टिक क्याज्म के जो है ऊपर जो है ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, ठीक है? ये भी उसी तरह की पिक्चर है। ऑप्टिक क्याज्म बेसिकली ये आपको समझाने के लिए है, आपको इमेजिनेशन बनाने के लिए है कि एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से रिलेटेड है
ऑप्टिक क्याज़म, ठीक है। अगर इसकी आउट पोचिंग होगी तो ये ऑप्टिक क्याज़म को कंप्रेस करेंगे। अगर ऑप्टिक क्याज़म कंप्रेस होगा तो उसकी वजह से बाय टेम्पोरल हेमी एनोपिया वाले सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, कंप्रेशन सिम्टम्स होंगे। अगर इस आर्टरी का रप्चर हो जाए यहाँ से तो इसके जो है सबअरेक्नाइड हेमरेज हो जाएगी और जो है इसकी जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जहाँ पे सप्लाई कर रही है उसकी इन्फार्क्शन वाले सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, इस्कीमिया वाले। अब एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है एंटीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर को सप्लाई करती है, मीडियल पार्ट को सप्लाई करती है। अब मीडियल और एंटीरियर पार्ट जो है उसका होम्युनकुलस रिलेटेड है लोअर लिम्ब से, ठीक है। अब अगर इसका रप्चर हो जाएगा, सबअरेक्नाइड हेमरेज तो हो जाएगा, अगर और जो है एंटीरियर और मीडियल जो है सेरिब्रम का जो सरफेस है उसकी इन्फार्क्शन होगी। अगर उसकी इन्फार्क्शन होगी तो लोअर लिम्ब की वीकनेस वाले सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। ये नोट से देख लेते हैं। ये देखें, अगर उसका इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो है अगर उसका जो है आउट पोचिंग होगी तो उसकी वजह से कंप्रेशन सिम्टम्स आएंगे। उसकी कंप्रेशन जो है ऑप्टिक क्याज़म को कंप्रेस करेगी, उसकी वजह से बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया और विजुअल एक्विटी डिफिसिट आएंगे। अगर उसके रप्चर हो जाएगा उसका रप्चर हो जाएगा तो सबअरेक्नाइड हेमरेज तो होगी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का जो रीजन है उसकी इस्कीमिया हो जाएगी। अब और उसकी इस्कीमिया के रिज़ल्ट में कॉन्ट्रालेटरल वीकनेस एंड सेंसरी लॉस हो जाएगा, कॉन्ट्रालेटरल लोअर लिम्ब वीकनेस, ठीक है, लेग वीकनेस, ठीक है। अब फॉर सपोज करें अगर मिडिल सेरिब्रल आर्टरी में इसकी एन्यूरिज्म हो जाती है, ठीक है, ये होती है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। ये आ रही है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये दे रही है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। अगर इस जगह पे इसका एन्यूरिज्म होगा, ये कोई जगह मतलब इतनी खास नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं पड़ा होता तो कंप्रेशन सिम्टम्स नहीं आते। पर अगर इसका रप्चर हो जाए तो रप्चर की वजह से मिडिल सेरिब्रल आर्टरी जिस जगह को सप्लाई कर रही है, जैसे लेटरल सरफेस को सप्लाई कर रही है, तो उसकी इस्कीमिया वाले सिम्टम्स आएंगे। अब लेटरल सरफेस जो सेरिब्रम का है वो रिलेटेड है फेस से और अपर लिम्ब से। अगर उसकी इन्फेक्शन हो जाएगी तो कॉन्ट्रालेटरल अपर लिम्ब एंड लोअर फेस की जो है वीकनेस और सेंसरी डेफिसिट आएंगे। अब देखें पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अब अगर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी की जगह पे अगर उसका एन्यूरिज्म हो जाएगा तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो है यहाँ पे होती है, ठीक है, ये होती है बेसिलर आर्टरी से निकलती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये होती है यहाँ पे, ये जो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी को जो कनेक्ट कर रही है इसको कहते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अगर इस जगह पे एन्यूरिज्म होगा तो ये जगह रिलेटेड होती है थर्ड क्रेनियल नर्व से। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, ये देखें, ये यहाँ पे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जा रही है पीछे की तरफ, यहाँ से आगे आ रही है ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अब पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो है मतलब उसके जो है कनेक्शन में है ये थर्ड क्रेनियल नर्व जो है मिड ब्रेन से एंटीरियरली निकलती है ना, तो ये आप देखें थर्ड क्रेनियल नर्व है। अगर इसका एन्यूरिज्म हो जाएगा तो ये थर्ड क्रेनियल नर्व को जो है कंप्रेस करेगी। अगर इसकी कंप्रेशन थर्ड क्रेनियल नर्व की होगी तो ओक्यूलोमोटर पल्सी के साथ हमारे पास बंधा आएगा। ओक्यूलोमोटर पल्सी में जैसे उसकी होती टोसिस हो जाएगी, ठीक है, और जो है सीलियर जो है डायलिटेशन हो जाएगी उसकी, और जो है ये देखें आर्टरी जो है बिल्कुल आँख जो है डाउन और आउट पोजीशन में आ जाएगी और टॉसिस हो जाएगी और प्यूपिल जो है डायलेटेड मिलेंगे या ब्लोन आई मिलेगी, ठीक है। ये होती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी की कंप्रेशन सिम्टम्स। अगर उसका रप्चर हो जाएगा उसकी वजह से सबअरेक्नाइड हेमरेज होगा, ठीक है। इसका मैं आपको रिलेशन फिर से दिखा देता हूँ, ये है, ठीक है, ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी रिलेटेड है थर्ड क्रेनियल नर्व से, ठीक है।
आप देखें चारकोट बाउचार्ड माइक्रो एन्यूरिज्म क्या कहाँ होता है। चारकोट बाउचार्ड माइक्रो एन्यूरिज्म जो है माइक्रो वेसल्स में होता है, ठीक है। अगर इसका एन्यूरिज्म हो जाए और उसका रप्चर हो जाए तो इसकी वजह से इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज हो सकता है, ठीक है। ये देखें, अगर सेक्युलर एन्यूरिज्म का रप्चर हो रहा था, इसकी वजह से सबअरेक्नाइड हेमरेज हो रहा है, ठीक है। अगर चारकोट बाउचार्ड माइक्रो एन्यूरिज्म का रप्चर होगा तो उसकी वजह से इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज होगा, ठीक है। अब ये चारकोट बाउचार्ड माइक्रो एन्यूरिज्म बेसिकली ये माइक्रो वेसल्स में होता है। ये बेसिकली ब्रांचेस होती हैं, मोस्ट कॉमनली ये लेंटिकुलो स्ट्राइएट आर्टरी जो होती है ना, उनकी जो है ब्रांचेस पे ये माइक्रो एन्यूरिज्म हो सकता है, ठीक है। अब ये लेंटिकुलो स्ट्राइएट आर्टरी जैसे बेजल गेंगलिया को सप्लाई करती हैं, इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई करती हैं, ठीक है। ये इनको सप्लाई करती हैं। अगर इसका जो है अगर रप्चर हो जाएगा तो उसकी वजह से इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज हो सकता है। ये एंजियोग्राफी पे विजिबल नहीं होती, ठीक है। ये आप पिक्चर आपने देख ली, ठीक है। अब बुक से देख लेते हैं। अब एन्यूरिज्म एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ एन आर्टरी ड्यू टू वीकनेस ऑफ वेसल वॉल, ठीक है। अब सेक्युलर एन्यूरिज्म आल्सो कॉल्ड बेरी एन्यूरिज्म अकर्स एट बाइफर्केशन ऑफ सर्कल ऑफ विलस, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली बाइफर्केशन पे होती है। बाइफर्केशन पे भी मोस्ट कॉमनली जो है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जहाँ पे होती है ना, वहाँ पे हो जाती है मोस्ट कॉमनली एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंड एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जंक्शन पे। अब एसोसिएशन इसका एडीपीकेडी के साथ, अर्लर डेनलो सिंड्रोम के साथ, मार्फन सिंड्रोम के साथ भी हो सकता है। इसके रिस्क फैक्टर है एडवांस एज, हाइपरटेंशन और टोबैको स्मोकिंग। और यूजुअली क्लिनिकली जो है साइलेंट होती है, पर इसके जो है कंप्रेशन सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर इसका रप्चर हो जाए तो उसकी वजह से सबअरेक्नाइड हेमरेज हो सकता है। अब सबअरेक्नाइड हेडेक के साथ हेडेक उसको होगा, अगर बंदा आएगा तो थंडर क्लेप हेडेक होगा, बंदा कहेगा वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ। ये फोकल अगर उसका रप्चर होगा तो उसकी वजह से अब सबअरेक्नाइड हेमरेज तो होगी, उसके साथ जो है फोकल न्यूरोलॉजी के डेफिसिट पे होंगे। डिपेंड करता है कौन सी जगह की आर्टरी जो है रप्चर हो रही है, ठीक है। कैन आल्सो काज सिम्टम्स विया डायरेक्ट कंप्रेशन की वजह से भी ये सिम्टम प्रोड्यूस करेगी। अगर एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी की जो है एन्यूरिज्म हो रही है तो ये ऑप्टिक क्याज्म को जो है ये करवाएगी, कंप्रेस कराएगी। उसकी वजह से बाईटेम्पोरल हेमिएनोपिया होगा। अगर इसका रप्चर हो जाएगा तो उसकी वजह से जो है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का जो है रीजन कंप्रोमाइज़ होगा। उसकी वजह से कॉन्ट्रालेटरल लोअर लिम्ब जो है वीकनेस और पैरालिसिस हो जाएगी। अगर मिडल सेरिब्रल आर्टरी का जो है एन्यूरिज्म हो रहा है तो उसकी वजह से जो है कंप्रेशन सिम्टम्स तो नहीं आएंगे, पर जो है अगर उसका रप्चर हो जाएगा तो उसकी वजह से अपर लिम्ब एंड लोअर फेस जो है उसकी वीकनेस और पैरालिसिस के जो है, पैरालिसिस का मतलब है सेंसरी लॉस, वो वाले सिम्टम्स आएंगे। अगर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का जो है एन्यूरिज्म हो रही है तो वो थर्ड क्रेनियल नर्व को कंप्रेस करेगी। उसकी वजह से जो है थर्ड क्रेनियल नर्व पल्सी वाले सिम्टम्स आएंगे। अब थर्ड क्रेनियल नर्व में जो है पल्सी में जो है आँख हम जो है डाउन और आउट पोजीशन में होगी और टोसिस होगी और जो है ब्लोन आइज जैसे डायलेटेड प्यूबिल मिलेंगे। चारकोट बाउचार्ड मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद क्रोनिक हाइपरटेंशन की वजह से चारकोट बाउचार्ड माइक्रो एन्यूरिज्म होता है। मोस्ट कॉमनली अफेक्ट स्मॉल वेसल्स जैसे लेंटिकुलो स्ट्राइएट आर्टरीज जो कि बेजल गेंगलिया और थैलेमस के पास होती हैं और इंटरनल कैप्सूल के पास भी। एंड कैन काज हेमरेजिक, अगर उसका रप्चर हो जाएगा तो उसकी वजह से इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज होगी, इंट्रापेरेन्काइमल स्ट्रोक होगा, नॉट विजिबल ऑन एंजियोग्राफी, ठीक है। अब आते हैं फीवर पे। अब फीवर क्या होता है? फीवर जो है हमारी बॉडी का जो है एक सेट पॉइंट होता है टेम्परेचर का, ठीक है। अगर उस सेट पॉइंट नॉर्मल सेट पॉइंट होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर वो सेट पॉइंट जो है ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है,
37 से 39 हो जाए तो उसको कहते हैं फ़ीवर। अब ये क्यों होता है? ये मोस्ट कॉमनली हो सकता है, ये इन्फेक्शन में हो सकता है। अब इन्फेक्शन में क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म की हमारी बॉडी के अंदर एंट्री होती है ब्लड के अंदर। वो क्या करवाती हैं, वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं जैसे माइक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, उनको जो है एक्टिवेट कराएंगी। अब वो एक्टिवेट होंगे तो वो कुछ इंटरल्यूकिन रिलीज़ करते हैं जैसे इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा। अब वो इंटरल्यूकिन या ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर ज़ाहिर सी बात है ब्लड में होंगे, ब्लड से जाएंगे वहाँ पे हाइपोथैलेमस के पास। अब हाइपोथैलेमस के पास जैसे ही जाएंगे वहाँ पे जो एंडोथेलियल सेल्स होंगे वहाँ पे जो है हाइपोथैलेमस के पास वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 रिलीज़ करेंगे। अब प्रोस्टाग्लैंडिन E2 कोक्स पाथवे के थ्रू रिलीज़ करेंगे। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये होता है कोक्स पाथवे। ये यहाँ से मेम्ब्रेन का जो है फास्फोलाइपेज A2 जो है मेम्ब्रेन की ब्रेकडाउन होगी, फास्फोलाइपेज A2 एंजाइम काम करेगा, अरेकिनोनिक एसिड की आ जाएंगे। अब अरेकिनोइक एसिड जो है उसकी कोक्स एंजाइम उस पर काम करेगा तो उसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन E2, D2, F2, प्रोस्टासाइक्लिन I2, थ्रोम्बोक्सिन A2 और B2। अगर ल्यूकोट्राइन पाथवे में आएंगे तो ल्यूकोट्राइन पाथवे में ये ल्यूकोट्राइन्स बनेंगे, ठीक है। अब देखें अगर फ़ीवर हो रहा है, ठीक है, देखें अगर जो है ये इंटरल्यूकिन हाइपोथैलेमस के एंडोथेलियम के पास गए, वहाँ से जो है इन्होंने कोक्स पाथवे के थ्रू प्रोस्टाग्लैंडिन जो है रिलीज़ करवाए। अब प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेंगे, हमारे हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियस होता है एंटीरियर न्यूक्लियस, ठीक है, वो जो है टेम्परेचर को सेट करता है, ठीक है। अब उसकी जो है सेट पॉइंट जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। वो क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन उसकी जो है सेट पॉइंट को ज़्यादा बढ़ा देंगे। अब वो ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो हाइपोथैलेमस हमारी जो है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देगा। अब वो बढ़ाता किस तरह है, वो हीट जो है उसको अगर बाहर निकल रही है तो उसको कंजर्व करेगा, बाहर नहीं निकलने देगा और हीट की प्रोडक्शन ज़्यादा कर देगा, ठीक है। ये कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वेजो कंस्ट्रिक्शन अगर करेगा, जैसे ब्लड जो है स्किन के पास जो है कम जाएगा तो उसकी वजह से हीट लॉस कम होगा। या फिर पाइलो इरेक्शन का मतलब है जो हमारे जिस्म पे जो बाल होते हैं उनकी इरेक्शन हो जाएगी। अगर उनकी इरेक्शन होगी तो वहाँ पे जो है ज़्यादा सरफेस एरिया जो है वहाँ पे एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। अगर एयर के कांटेक्ट में ज़्यादा सरफेस एरिया हमारी बॉडी का नहीं आएगा तो हीट जो है उसकी जो है ज़्यादा लॉस नहीं होगी, ठीक है। ये इस तरह करता है। या फिर अगर शिवरिंग करवाएगा, शिवरिंग की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है और मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होती है और जो है ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होने की वजह से भी हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। ये ऐसे ये फ़ीवर एंटीरियर न्यूक्लियस जो है हाइपोथैलेमस का ये फ़ीवर करवाता है, ठीक है। बुक से पढ़ लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी की साइटोकाइन एक्टिवेशन ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन, साइटोकाइन किस तरह करवाते हैं मैंने आपको बता दिया। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन की रिलीज़ करवाएंगे वो सेट पॉइंट को बढ़ा देगा, ठीक है। यूजुअली टेम्परेचर जो है 104 या 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है फ़ीवर में, ठीक है। अगर 40 डिग्री से ज़्यादा होगा उसको कहते हैं हीट स्ट्रोक, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन इसकी ये है कि फेब्राइल सीजर्स हो सकते हैं। ज़्यादा फीवर होने की वजह से फेब्राइल झटके आ सकते हैं तो उनको कहते हैं फेब्राइल सीजर। अब अगर ज़्यादा जो है फ़ीवर हो जाए उसके तो उसका जो है हम मैनेज इस तरह करते हैं कि आइबुप्रोफेन या एसिटामिनोफेन देते हैं, जैसे पैरासिटामोल मोस्ट कॉमनली देते हैं, ठीक है। अब वो क्या करता है, आप ये देखें ये जो कोक्स एंजाइम था ना इसको जो है इनहिबिट करेगा। अगर इसको इनहिबिट करेंगे तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो हाइपोथैलेमस का जो सेट पॉइंट है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम इस तरह मैनेज करेंगे। अगर ये ज़ाहिर सी बात है इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है तो उसकी वजह से अगर हम जो है एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, ठीक है, फ़ीवर में। अब हीट स्ट्रोक क्या होता है, ये फ़ीवर का मकसद था कि हाइपोथैलेमस की सेट पॉइंट जो है बढ़ रही है। हीट स्ट्रोक का मतलब है कि हीट जो है ज़्यादा जो है हमारी बॉडी में बन रही है और जो है ज़्यादा निकल नहीं पा रही हमारी बॉडी से। हाइपोथैलेमस की सेट पॉइंट जो है नॉर्मल है,
ठीक है, तो उसकी नॉर्मल सेट पॉइंट है, वो अपना नॉर्मली काम कर रहा है। पर जो है जैसे आपने पढ़ा आपने सुना होगा, अगर जो है गर्मी ज़्यादा हो जाए तो हीट स्ट्रोक के ज़्यादा केसेस आते हैं। अब ये क्यों आते हैं? बाहर देखें, हमारी बॉडी में भी कुछ गर्माइश है जो कि बाहर निकलती रहती है, ठीक है। अगर क्या होता है कि बाहर भी जो है एनवायरनमेंट में भी ज़्यादा जो है टेम्परेचर रहे, तो ये जो हमारी बॉडी से हीट बाहर नहीं निकल पाएगी, हमारी बॉडी में ही जो है रहती जाएगी। उसकी वजह से हीट स्ट्रोक हो सकता है। या फिर हम जो है ये तो हीट मतलब बाहर निकल नहीं पा रही ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिवियरली बिल्कुल एग्रेसिवली एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में जो है हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जितनी निकलनी चाहिए वो तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता तो निकल रही है, बट हीट प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसकी वजह से भी ये हीट स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। अब हीट स्ट्रोक में इनएबिलिटी टू बॉडी टू डिसिपेट हीट, मतलब कि बॉडी जो है बाहर हीट को निकाल नहीं पा रही, ठीक है। अब यूजुअली इनमें जो है टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इसकी वजह से जो है बंदा हमारे पास जैसे ही प्रेजेंट करेगा बिल्कुल ही मतलब लिथार्जिक कन्फ्यूजन में होगा, ठीक है। ये सीनस डिसफंक्शन के साथ हमारे पास आ सकता है। अब रेब्डोमायोलाइसिस भी उसमें हो सकती है। अब रेब्डोमायोलाइसिस की वजह से एक्यूट किडनी इंजरी जैसे डिहाइड्रेशन, अगर देखें हीट स्ट्रोक में जो है हमारी बॉडी की जो है वाटर कंटेंट भी कम हो जाता है ना, तो उसकी वजह से AKI भी हो सकता है, ARDS, DIC, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अगर बंदा हमारे पास इस तरह से आ जाए तो उसको हम रैपिडली कूलिंग करेंगे, ठीक है। उसके कपड़े उतारेंगे, ठीक है। उसको जो है फ्लूइड्स लगाएंगे, उसके ऊपर से पानी डालेंगे जैसे उसके बाहर हीट निकले, ठीक है। ये इस तरह हम करते हैं। इसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स ख़राब होंगे उसको जो है सही करेंगे। थैंक यू। अगर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा।